बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब। नाज़रीन, ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो अपने स्पोर्ट्समैन और अपने हीरोज़ को याद रखती हैं और हमारे शो का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि तमाम ऐसे स्पोर्ट्समैन, ऐसे सेलिब्रिटी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनको अपने शो का पार्ट बनाए, उनको हाईलाइट करें और उनको ट्रिब्यूट पेश करें। खैर, इसके हवाले से पूरा जानने के लिए आपको पूरा शो देखना होगा, बट स्टार्टिंग हम बात करें तो पहले बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं अलीम डार साहब के हवाले से। इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार ने टेस्ट मैचेस में, जैसे हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मैचेस कंडक्ट करवा चुके हैं, इसके बाद उन्होंने एक और एजाज़ ओडीआई में भी हासिल कर लिया है। उन्होंने ओडीआई के अंदर सबसे ज़्यादा मैचेस कंडक्ट करवाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने 210 मैचेस कंडक्ट करवा के रूडी कुर्सन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि 209 मैचेस के साथ पहले नंबर 1 थे। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात करें तो वो टेस्ट में भी ऑलरेडी ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि वो 3 दफ़ा कंसेक्टिव बेस्ट अंपायर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है और पूरी नेशन, अपनी फैमिली और उसके साथ पीसीबी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राइड मोमेंट भी है। आप कुछ बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। पहला मैच पाकिस्तान 26 रन से जीता। सेकंड मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से शिकस्त दी। तीसरा मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में गया, जिसमें जिम्बाब्वे ने इजीली ये मैच पाकिस्तान से जीत लिया। हमने इसको पूरा एक ओवरव्यू आपको देना है। जैसे हमने बात की कि सिलेक्शन के अंदर काफ़ी मसाइल हैं इस मैनेजमेंट के अंदर। जब उन्होंने टीम के स्क्वाड का ऐलान किया तो उन्होंने तब भी कहा कि हमारे ये पॉइंट्स कैरी ऑन होंगे वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए, और इस चीज़ को कंसीडर करते हुए उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को ज़्यादा चांस दिया और टीम के अंदर भी उन्होंने ज़्यादा उन्हीं को खिलाया। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने देखा कि एक टिमिड अप्रोच नज़र आई मैनेजमेंट की जानिब से कि खुदा न खास्ता हम ये मैच हार ना जाएं, सीरीज़ ना हार जाएं। हाल दो कि हम सीरीज़ तो जीत गए बट कोई कॉन्फिडेंट विक्ट्री हमें नज़र नहीं आई। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट थे। नंबर 1 तो ये था कि अगर आपने जाना ही है, इतने ही आप टिमिड हैं, इतने ही आप रिलक्टेड हैं अपने जूनियर्स प्लेयर्स को ना खिलाने के हवाले से, तो आपको सारे मैचेस फिर इजीली जीतने चाहिए थे। बट जैसे हमने बात की कि ये आपकी होम सीरीज़ है, डोमेस्टिक सीरीज़ है, इसमें यंगस्टर को चांस देना चाहिए था। जो जिम्बाब्वे की टीम है वो 14th नंबर पे रैंक करती थी। इस हवाले से हमने देखा कि मोस्टली यंगस्टर को हाल दो चांस तो दिया गया बट बहुत कम चांस दिया गया। और हमने देखा कि तीसरे मैच की हम पर्टिकुलरली बात करें जिसमें पाकिस्तान हारा भी, उसकी रीज़न हम बात करें तो पाकिस्तान के जो ट्रैक्स हैं वो एब्सोल्युटली बॉलिंग ट्रैक होते हैं और स्पिनिंग जो उसमें ट्रैक होते हैं, उसमें हमने देखा कि कोई स्पिनर नहीं खिलाया गया। 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरती है। इफ्तिखार अहमद, जिसने सेकंड मैच में 5 आउट किए थे, उन्हीं को बेस्ट स्पिनर भी समझा जाता है। जब आपके पास अब्दुल कादर के बेटे उस्मान कादर मौजूद थे, उसके अलावा जफ़र गौहर मौजूद थे, इमाद वसीम थे, तो क्यों आपने नहीं खिलाया? और हमने देखा कि काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच भी वो गया। उसके अलावा मज़ीद बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली बाबर आजम ने। हम हमेशा से बात करते जा रहे हैं, किसी को इस पे एतराज़ नहीं है कि शायद पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे वो बेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन एक चीज़ उनको मज़ीद फॉरवर्ड आनी पड़ेगी अपने इस चीज़ के अंदर कि उनको मैचेस जितवाने पड़ेंगे। अगर उनको इंजमाम, मियादाद और अगर अब लारा जैसे बैट्समैनों के साथ अपने आप को रखना है तो उनको मैचेस जितवाने पड़ेंगे। अगर रिसेंट के अंदर बात करें तो विराट कोहली या स्मिथ का नाम क्यों लिया जाता है कि वो हमेशा मैच को फिनिश करते हैं। बाबर आजम के साथ एक चीज़ एसोसिएट नहीं की जा रही, आल्दो कि हमेशा हर मैच में वो स्कोर करते हैं, बट फिनिश लाइन को क्रॉस करना भी उनकी जिम्मेदारी है और ये ऑनस उनके ऊपर अब डबल हो चुका है एज ए कैप्टन। क्योंकि एज ए प्लेयर तो चलें फिर भी आप कह सकते हैं, बट एज ए कैप्टन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है कि आप मैच को फिनिश भी करें। उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एग्री किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उनको मैच जितवाना चाहिए था। बट ये अब जो क्रिकेट जितनी फास्ट हो रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। आपको ये चीज़ बड़ी जल्दी सीखना होगी कि मैं मैचेस को लेके भी चलूँ, टीम को भी लेके चलूँ और पाकिस्तान को क्रॉस द लाइन भी लेके जाऊँ। और हम इसी उम्मीद के साथ कि जो T20 सीरीज़ है
उसके अंदर भी ये हमें मोमेंटम नज़र आएगा। इस हवाले से हम मज़ीद करते रहेंगे। जी, ओडीआई के बाद हम T20 सीरीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। जैसे पहला मैच पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जिम्बाब्वे से जीत लिया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 157 का टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेटों पे पूरा कर लिया। उसमें बाबर आजम ने अगेन बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए 82 रन स्कोर किए। उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि उस्मान कादर को भी डेब्यू करवाया गया, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। यही हम बात कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऐसी टीम्स जो इतनी आपके साथ अटैकिंग नहीं क्रिकेट खेलती या जिनकी रैंकिंग नीचे है, और प्लस आप अपनी होम सीरीज़ के अंदर अपने यंगस्टर को चांस दें, क्योंकि ये आइडियल सिनेरियो है किसी भी यंगस्टर को खिलाने के लिहाज से। उनको ग्रूम करें। ये एक अच्छी चीज़ थी कि शाहीन शाह को भी रेस्ट दिया गया, और आई पर्सनली बिलीव कि उनको तीनों मैचेस नहीं खिलाने चाहिए। आपको हारिस रऊफ और हुसनैन को चांस देना चाहिए और साथ वहाब रियाज को रखना चाहिए, जो कि उनको ग्रूम करे। इसी तरह एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है। और इसी तरह आपने हैदर अली को चांस दिया, हफीजुल शाह हैं, ये खेलें, इनके साथ हफीज़ होंगे, बाबर आजम होंगे, तो एक अच्छा कम्बिनेशन है। जो आपकी अच्छी चीज़ है मैनेजमेंट की, डेफिनेटली हम उसको एक्नॉलेज भी करेंगे, प्रेज भी करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो मैचेस हैं उनमें भी इसी तरह इसको लेके चलेंगे और पाकिस्तान बड़े मार्जिन से मैचेस जीते, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़रूरी है न्यूजीलैंड सीरीज़ और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए कि आप ये मैचेस को बड़े मार्जिन से जीते। जी, अब कुछ बात कर लेते हैं PSL के हवाले से। PSL राउंड द कॉर्नर है। हमने लास्ट शो में बात की कि अब इस वीक से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आना है और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बात करें तो जनूबी अफ्रीकन कैप्टन फफ डु प्लेसी भी पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पहली दफ़ा PSL का हिस्सा बनेंगे और वो प्ले ऑफ में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। और उसके साथ साथ मज़ीद 2 नाम भी बड़े हैं। बांग्लादेश के तमीम इकबाल जो लाहौर कलंदर की तरफ से हमें नज़र आएंगे, और उनके साथ महमूदुल्लाह जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से नज़र आएंगे। और ये टूर्नामेंट का जो प्ले ऑफ का आगाज़ है वो 14 नवंबर से हो रहा है और फाइनल जो होगा वो 17 नवंबर को कराची में खेला जाएगा। जी नाजरीन, आपने वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप देखा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। जी नाजरीन, हमारे गेस्ट कॉर्नर में आज हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जो सरजमीन है वो फास्ट बॉलर से रिनाउंड होती है और हमने बड़े अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए। इसी तरह जब वसीम अकरम, वक़ार यूनुस का टेन्योर ख़त्म होता है और एक ऐसा फास्ट बॉलर आता है जो आते ही छा जाता है और अपनी आउटस्टैंडिंग यॉर्कर और डेफ्ट बॉलिंग की वजह से बुलडोज़र के नाम से फेमस होते हैं। जी यकीनन आप सब पहचान चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद है उमर गुल साहब। उमर गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके हमारे टाइम देने का। आप हमारे शो में आए, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। यू आर वेलकम। जी उमर गुल साहब, आपने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली, पहले हम उस पर बात करना चाहेंगे कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आउटस्टैंडिंग कैरियर रहा और ये 15-16 ईयर के कैरियर के अंदर यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ दोज प्लेयर कि जिससे किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं आए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मुबारक भी देते हैं और अपने सारे कैरियर का एक ओवरव्यू करते हैं। आप तो क्या उसमें कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने बेस्ट विशेस के लिए मैसेज जो दिया, जो आपने प्रेस किया, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, हमेशा से कोशिश थी कि पहले तो ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिकेटर हमेशा ट्राई किए कि पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकूँ, एक अच्छा एम्बेसडर बन सकूँ पाकिस्तान के लिए। और मैं आई थिंक बड़ा लकी और बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड। और बीइंग अ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हमेशा कोशिश की कि अपने कंडक्ट को अच्छा रखूँ, अपने बिहेवियर को अच्छा रखूँ, एक रोल मॉडल बन सकूँ दूसरों के लिए। और ये है कि क्रिकेटर के साथ हमेशा से कोशिश की कि एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान भी बनूं, ताकि कल को अगर क्रिकेट से, क्योंकि फॉर लाइफ टाइम आप तो क्रिकेट तो नहीं खेलते, कुछ अरसे के बाद आप रिटायर हो जाते हो। तो कोशिश स्टार्ट से यही रही कि एक अच्छे क्रिकेटर्स के साथ एक अच्छा इंसान भी बन सकूँ, ताकि मेरे करियर के बाद लोग एटलीस्ट मुझे एक अच्छा वर्ल्ड में अच्छे अल्फाज में मुझे याद सके। तो बस यही कोशिश थी कि क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा से ट्राई की है मैंने। उमर भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जितनी प्रेस सारे क्रिकेटर्स करते हैं और आपका जो पूरा कैरियर है वो इसकी एक मिसाल है। अच्छा, थोड़ा सा हमें अर्ली डेज़ के हवाले से बताइएगा कि कैसे क्रिकेट को स्टार्ट किया, कैसे ये आपके अंदर ईगरनेस आई, शौक आया कि मैंने क्रिकेटर बनना है। कौन से ऐसे आपके प्लेयर थे जो रोल मॉडल के तौर पर आप जिनको देखते थे और उन जैसा बनना चाहते थे, वो ज़रा अर्ली डेज़ का हमें ज़रूर बताइए।
जी बिल्कुल, मुझे आई स्टिल रिमेंबर जब 92 वर्ल्ड कप मैंने देखा तो उससे पहले मुझे क्रिकेट का इतना पता नहीं था। इवन मुझे वाइड बॉल नो बॉल का मुझे इतना पता नहीं था। जो भी कोई वर्ल्ड कप वगैरह आता था, हॉकी का वर्ल्ड कप आता था तो हॉकी खेलने शुरू कर देते थे, फुटबॉल आता था तो फुटबॉल खेलने शुरू कर देते थे। लेकिन अगर जो जो सही मानों में अगर आपको कि मुझे क्रिकेट का शौक हुआ तो 92 वर्ल्ड कप के बाद मुझे बड़ा शौक हुआ, और 92 वर्ल्ड कप देख के मुझे क्रिकेट के लॉस का पता चला और फिर हम वर्ल्ड कप जीते। तो उसके बाद ये मेरा भी शौक बढ़ा, उसके बाद बहुत ज़्यादा शौक बढ़ गया मेरा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकूं, पाकिस्तान के लिए खेल सकूं। और इमरान भाई को जो जो एक रोल मॉडल थे हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे लिए जीता, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता। तो 92 वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा शौक बढ़ गया। फिर ग्रेजुअली साथ में टेनिस बॉल वगैरह के साथ खेलते रहे, स्ट्रीट क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन घर वालों से इतना ख़ास सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो घर वाले चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, और पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। लेकिन जब कॉलेज में आया और कॉलेज जब मैंने एफएससी किए तो उसके बाद काफ़ी लोग जो स्पेशली जो मेरे मेंटोर भी है, बड़े भाई भी है, और जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, बख्तियार भाई, उन्होंने काफ़ी मुझे फोर्स किया कि आप जो ना अपना टाइम वेस्ट ना करो और प्रॉपर। अच्छा, उसमें उम्र को ये बताइए, मैं सिर्फ तो क्वेश्चन मेरा ये था कि आप बताइए अर्ली डेज में जो प्रॉब्लम्स आई फैमिली सपोर्ट का, बताइए वो कैसा सारा सिलसिलाकार था, उसका थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। वही मैं बता रहा हूँ कि अर्ली डेज में लाइक जब मैं अंडर 19 वगैरह नहीं खेला था और जब मैं कॉलेज में था तो मुझे घर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन जब मैं अंडर 19 वगैरह खेला हूँ तो उसके बाद जब घर में पता चला कि हाँ यार मैं आगे खेल सकता हूँ, पोटेंशियल है मेरे में, तो घर वालों ने बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया। बड़े भाई ने पूरा उनकी सपोर्ट थी साथ में। तो अब्बू को तो पहले से ही शौक था क्रिकेट देखने का, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर घर से सपोर्ट नहीं मिलने शुरू हो गए। अच्छा, और ये बताइए आपका जो टेस्ट कैरियर है उसमें हम बात करें तो 47 आप टेस्ट मैचेस खेले, प्रॉब्ली 130 ओडीआईज और 60 T20 खेले। सबसे फेवरेट फॉर्मेट कौन सा था आपका? देखिए ऑनेस्टली अगर अभी भी मेरे से पूछे तो मैं लॉन्गर वर्जन को प्रेफर करता हूँ। टेस्ट क्रिकेट को, 4 डेज क्रिकेट को मैं प्रेफर करता हूँ और हमेशा बड़े शौक से खेला हूँ। और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरह मेरे वाइड बॉल की परफॉर्मेंस है 1 डे और T20 के। काफ़ी रीज़न हो सकती है मैं भी कि हम ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पे एशिया में खेले, या मेरी अपनी वो स्किल्स में थोड़ी सी कमी रही टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह डेब्यू तो आपका बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ, आउट कर रहा, लाहौर के अंदर डेब्यू किया आपने इंडिया के खिलाफ और पहले ही मैच में आपने 5 आउट किए। वो ज़रा बताइए उस मेमोरी का कि पाकिस्तानी सरजमीन पे खेलना और इंडिया के खिलाफ डेब्यू करना और 5 आउट करना, वो ज़रा ज़रूर हमसे अपनी फीलिंग शेयर कीजिएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट वही था, वही मैच था, टेस्ट मैच जो हम इंडिया के खिलाफ लाहौर में खेले थे। और उससे पहले हम मुल्तान में टेस्ट मैच हारे थे सीरीज़ में, जो ना इंडिया 1-0 से लीड कर रहा था। लेकिन जो कज़ाफ़ी मैच था, और ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के मैच हमेशा प्रेशर वाले होते हैं, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जितने लोग उसको फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल से बाकी वर्ल्ड में ऐसी क्रिकेट बहुत कम ही होगी जितने ज़्यादा लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच को फॉलो करते हैं। और जब आप परफॉर्म करते हो इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो वहाँ से बंदा रातों रात स्टार बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि वही मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था कि मैंने उस मैच में आउट किए जितने भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, उनके उस टाइम के टॉप के बैट्समैन थे, सचिन, सहवाग, ड्रेविड, लक्ष्मण वगैरह, इन सबको आउट किया। मैं मैन ऑफ द मैच बना, सीरीज़ में भी 1-1 हो गए। और उसके बाद जो ना मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट का जो आगाज़ था और जो इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह का एक स्टार्ट मिलना चाहिए था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट मुझे मिला और वहाँ से जो ना एक नाम बन गया मेरे क्रिकेट वर्ल्ड में। जी उमर भाई, मैं अब थोड़ी सी बात T20 की करना चाहूँगा, क्योंकि T20 की रैंकिंग के अंदर जैसे हम सब जानते हैं कि अभी तक के बेस्ट बॉलर आप कंसीडर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट भी और एवरेज भी। जिस तरह 2-5 आपके हॉल्स थे और आपने 5 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने 6 रन देके 5 आउट किए, फिर दोबारा फिर 5 आउट किए। और 2009 वर्ल्ड कप की बात करें तो आउटस्टैंडिंग बॉलर, 2007 के वर्ल्ड कप में भी आउटस्टैंडिंग बॉलर। और जो आपके यॉर्कर और डेप्थ बॉलिंग थी T20 के अंदर, जैसे कि हमें मालूम हुआ कि ODI और T20 के अंदर बैट्समैन का काफ़ी ज़्यादा राज होता है, बट आप एक ऐसे बॉलर आए जिसने इस चीज़ को, मिथ को बिल्कुल एंटायरली चेंज कर दिया। तो और बुलडोज़र के नाम से भी आप फेमस हुए थे। ज़रा बताइए कि उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड होता था आपका T20 क्रिकेट के अंदर, और क्या आप सोच के बॉलिंग करते थे जो इतने सक्सेसफुल रहे आप?
सिंपल प्लान होता था मेरा कि जो 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 मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग वेपन है यॉर्कर और बाउंसर, मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करता था क्योंकि ऑब्वियसली कि मैं मेनली बॉल करता था एंड के। और मैं T20 कैरियर में स्टार्ट में मैंने नए बॉल से बॉलिंग शुरू की, लेकिन हमारे पास फिर कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो डेप्थ के ओवर कर सके, जो जो आखिर में रिवर्स स्विंग कर लेता या एंड पे जो ना जो रन बचा सके। तो 2007 के वर्ल्ड कप ड्यूरिंग बल्कि बिफोर द वर्ल्ड कप हमने प्रैक्टिस मैचेस में मैंने नए बॉल्स के साथ बॉल किए। तो फिर शोएब मलिक के साथ मिलकर हमने डिसाइड किया कि यार नया बॉल तो हमारे पास वैसे भी उस टाइम पे सोहेल तनवीर था, आसिफ था, तो वो दोनों नया बॉल अच्छे कर रहे थे, लेकिन डेप्थ में उनकी पेस वाली इतनी नहीं थी कि वो एंड के ओवर बचा सके। तो कोशिश थी, हमने एक प्लान किया किस तरह करते कि जहाँ पे अगर मुझे सर्कल में ज़रूरत पड़ती है तो क्या एक आधा ओवर करूँगा, अदरवाइज मैं सारे डेप्थ में जो सक्सेस थी T20 क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि मैं अपने वेपन पे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैं यॉर्कर पे रिलाई करता था, बाउंसर पे। और एक तो हमें T20 क्रिकेट के प्रैक्टिस भी हमें आइडिया भी था, प्रैक्टिस भी, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि टेनिस बॉल से हमने स्टार्ट किया था और टेनिस बॉल में आपको जो ना शॉर्ट बॉल और लेंथ बॉल तो कोई भी नहीं छोड़ता, तो हमारे यॉर्कर की बड़ी प्रैक्टिस थी। और बिफोर द वर्ल्ड कप जब हमारा काकूल में कैंप लगा था 2007 के वर्ल्ड कप से पहले, फिर जब हम कराची में मैचेस खेले तो हमने यॉर्कर और इस पे बाउंसर पे बड़ा काम किया था और परफेक्ट उसके लिए हमने प्रैक्टिस किए, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यॉर्कर वगैरह पे बड़ा ज़्यादा अबूर रहा। नहीं, उसमें माशाल्लाह अबूर नहीं, ऐसे यॉर्कर किए कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बैट्समैन आपके ऊपर हावी हो सका। स्टार क्रिकेटर उमर गुल हमारे साथ है और बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार गुफ्तगू जारी है, बट ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मैं बेसिकली प्रोग्राम के मकसद भी ये आपको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं और ये बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी तमाम फेवरेट चीज़ें और आपकी पूरी लाइफ का जो ओवरव्यू है वो पेश की। तो ये बताइए, कोई ऐसा बैट्समैन था आपकी नज़र में जिसको बॉलिंग करते हुए आपको थोड़ा स्केयरनेस आती हो, या आपको लगता हो कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट बैट्समैन है इसको आउट करना, और या वो आपके ऊपर अगर आप आउट ना कर सके तो अटैक भी बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा कोई है तो ज़रूर बताएं हमें। देखिए ऑब्वियसली हर टीम में एक आध प्लेयर होता है ये, और जब मैं खेल लेता उस टाइम पे भी होता था। ऑन द डे डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्म कैसे, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके रिदम कैसा है। तो अगर रिदम मेरा बॉडी सही होती थी तो उस दिन तो मुझे कोई भी बैट्समैन मुश्किल नहीं लगता था ऑनेस्टली, लेकिन जब आपका रिदम सही ना हो तो फिर जो भी हो बैट्समैन मुश्किल लगता है। हाँ, कुछ बैट्समैन ऐसे थे कि जिनको बॉल करके मुझे मज़ा आया और मेरे फेवरेट भी थे, जिसमें रिकी पॉन्टिंग वगैरह हो गया, उनको आउट करने का मुझे बड़ा मज़ा आया। उनके सामने बॉलिंग करना भी मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर था। ब्रायन लारा स्पेशली वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन। एक ड्रीम था कि ब्रायन लारा को बॉल कर सकूँ, एक खौफ भी था कि यार इसको किस तरह आउट करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब फर्स्ट टाइम उनके सामने मैंने बॉल किए कदाफ़ी में तो मैंने उनको 0 पे आउट किया, जो कि मैं प्राउड फील कर रहा था उस टाइम पे। मैं एक यंगस्टर था और इतने बड़े लेजेंड को आउट करना, तो क्रिस गेल एक ऐसा बैट्समैन था कि बड़ा ख़तरनाक था। वो एक तो उसकी हेड बड़े ख़तरनाक थी, तो फिर कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था कि उससे बच सके। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बैट्समैन हैं, लेकिन जब बंदे की जिस तरह मैंने कहा रिदम और आपके फॉर्म लगी हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बैट्समैन इस तरह उस दिन पे मुझे कोई बैट्समैन मुश्किल नहीं लगा। अच्छा उमर भाई, ये बताइए, आप डिफरेंट कैप्टन के अंडर खेले, इंजमाम के साथ खेले, फिर यूनुस खान भी आए, फाइज अफरीदी, फिर मिसबाह उल हक, तो सब कैप्टन में से सबसे आपके फेवरेट कैप्टन कौन से रहे जिनके साथ आप खेल के आपको लगा कि इसने मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रखा, या जो आपको सबसे ज़्यादा समझते थे, वो ज़रा एक्सपीरियंस भी बताइएगा। देखिए अगर कंफर्ट अगर आप कहें और जो सबसे कॉम और कूल जो कैप्टन था तो वो तो ऑब्वियसली मिसबाह उल हक से कोई भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसके साथ एक जब मेरा डेब्यू हुआ था तो उनके साथ दोस्ती हो गई थी। हफीज़ के साथ बड़ा अच्छा उनकी कैप्टनसी में अच्छा टाइम रहा है। लेकिन जो ज़्यादा इंजॉय किया और जो मुझे ज़्यादा मज़ा आया तो वो अपना शाहिद अफरीदी और यूनुस खान की कप्तानी में मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उनके एक तो उसके साथ दोस्ती बड़ी अच्छी रही, प्लस ये कि ऑन द फील्ड वो बिल्कुल भी ये नहीं देते कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा टीममेट है, लेकिन वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए सारे जो जितने भी 11 प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें।
उनके साथ दोस्ती काफ़ी ज़्यादा थी यूनुस भाई के साथ, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रखा, क्योंकि हमेशा उन्होंने पहले पाकिस्तान की बात की, फिर उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की। तो मेरे ख्याल से शायद अफरीदी और यूनुस खान की कप्तानी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, तो इसी तनाज़ुर में मैं आपकी करंट क्रिकेट के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। जैसे हमने देखा कि सरफराज कैप्टन थे, अब बाबर को बना दिया गया है, तो ये अब करंट जो पूरी मैनेजमेंट है या जो टीम का जो कैप्टन चूज़ किया गया है, वो कैसा देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, और फ्यूचर को कैसे फोर्सी करते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल से मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो बंदा परफॉर्म करता है और जो फ्रंट से लीड करता है, ये कैप्टनसी जो है ये भी एक नेचुरल एबिलिटी होती है बंदे में। ये किसी को आप जानबूझ के या ज़बरदस्ती किसी को कप्तान नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर परफॉर्म कर रहा है तो उसका अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा ही होगा, क्योंकि माशाल्लाह से जब से उसने डेब्यू किया है तो डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहा है। और मेरे ख्याल से आप इस स्कूल ऑफ थॉट से बेस्ट प्लेयर है ये। जी, मैं इससे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक एज ए बेस्ट प्लेयर, एज ए बेस्ट, मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि एज ए बेस्ट प्लेयर, एज ए कैप्टन होना भी ये मैंडेटरी है, या जैसे आपने खुद ही कहा कि ये लाजमी नहीं है कि आप किसी को खुद से कैप्टन बना दें, ये बॉर्न कैप्टन होता है। तो इसमें आप इस तनाजुर में कैसे देखते हैं आप? देखिए वो तो ऑब्वियसली मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुछ प्लेयर होते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, कुछ होते हैं एवरेज होते हैं कि जिनकी एवरेज इतनी नहीं होती। जिस तरह बाबर आजम की अगर आप पाकिस्तान टीम में अगर आप बात करें तो दूसरा कोई बैट्समैन उसके करीब नहीं है। Agreed. तो ऑब्वियसली जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा था वो तो कैप्टन बन ही नहीं सकता, क्योंकि पहले उसने टीम में जगह बनानी है, फिर उसके बाद कप्तानी की आप सोचेंगे। तो वो तो सेकेंडरी बात होगी ना कि आप ऐसे प्लेयर को बनाओ कि जो परफॉर्म ना भी करे लेकिन वो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा कप्तान है। लेकिन कप्तानी के साथ परफॉर्मेंस भी तो ज़रूरी है ना। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर परफॉर्म कर रहा है तो उसको आप कप्तान बनने दो, उसको चांस दो, ना कि ये कि बस एक आध सीरीज हार के फिर आप उसके पीछे पड़ जाओ। जो भी कैप्टन होता है मेरे ख्याल से उसको मौका देना चाहिए। रातों रात कोई भी ना कोई सुपरस्टार बन सकता है और ना कोई जीरो हो जाता है। जो प्लेयर की एबिलिटी है आप उसको प्रॉपर एक चांस दो, चाहे वो कैप्टन हो या वैसे ही एक यंगस्टर हो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने रिसेंटली अभी T20 कप भी खेला और आप तमाम प्लेयर्स के साथ भी रहे और आपको यंग लॉट का भी पता है, तो पाकिस्तानी जो करंट बॉलिंग है उसको कैसे देखते हैं आपके? कौन से ऐसे बॉलर हैं जो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं? जैसे शहीन शाह हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहे हैं, हारिस रऊफ है, बट आपकी नज़र में ऐसे कौन से 2-3 बॉलर हैं जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव के तौर पे नज़र आएंगे और बड़ा लंबा सर्व करेंगे? वो कुछ बताना चाहें आप? देखिए अभी सर्कल में जितने भी जो फास्ट बॉलर है जिनको अभी ये 20-25 के एक स्क्वाड में रखे, जितने भी ये फास्ट बॉलर है हम बहुत जल्दी खिलाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि सारे फॉर्मेट्स में जो ना ये सारे प्लेयर्स को हम ट्राई आउट करें। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप टेस्ट या तीनों फॉर्मेट का कोई अभी ये जो रिसेंट जो स्क्वाड है इसमें कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो तीनों फॉर्मेट में आपके लिए परफॉर्म करे। शाहीन वाहिद एक ऐसा लड़का है कि जो कुछ चीज़ें होती है नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है, तो शाहीन में वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसमें। और बल्कि उसने डे बाय डे वो उसने इम्प्रूव भी किया, उसने प्रूव भी किया कि यार मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और उसको शौक भी है, एक क्विक लर्नर भी है। तो मेरे ख्याल से वाहिद शहीन शाह एक ऐसा बॉलर है कि जो तीनों फॉर्मेट में आपके लिए खेल सकता है। बाकी जो हमारे जो बाकी लड़के हैं वो मोस्टली खेल ले T20 खेल ले या वनडे, एक आध सीज़न खेल ले, इनको पता लग जाए कि यार 4 डे क्रिकेट कैसे खेली जाती है, वनडे कैसे खेली जाती है, तो इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और ये लड़के जो ना हमारे फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल से 8-10 साल ये पाकिस्तान के लिए सारे लड़के खेल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, डोमेस्टिक भी बहुत खेली, तो आपको ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहूँगा। अभी जैसे यही एक टॉपिक बड़ा हाइप पकड़ता जा रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह रीजन्स को लाया जा रहा है, जो PM का विजन भी है। आपका स्टांस क्या है? क्योंकि आपने लड़कों के साथ बहुत मिलते भी होंगे डेफिनेटली और आपसे वो बात शेयर भी करते होंगे, तो आपका इस पे क्या टेक है कि क्या ये डिसीजन ठीक है या इससे लड़कों बड़े ज़्यादा जॉबलेस हो रहे हैं? उसके हवाले से ज़रा भी बताइए अपना व्यू। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से लड़के तो जॉबलेस हो गए। और मैंने खुद बीइंग अ क्रिकेट कमेटी मेंबर और बीइंग प्लेयर डिपार्टमेंट से मैं खुद भी खेल रहा था जब से ये सेटअप नहीं बना था।
तो ऑब्वियसली हमने बड़ा सपोर्ट किया और अभी हम चाहते थे कि ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना इसको बहाल किया जाए और इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स जो ना इससे उनका किचन चल रहा था और अभी ये नए सेटअप से काफ़ी प्लेयर्स जो है ना जॉबलेस हो गए। लेकिन अब एक सेटअप बन गया इस चीज़ को जो ना अब पीसीबी ने और जो हमारे डोमेस्टिक में जो डिपार्टमेंट क्रिकेट उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब हमें लुक फॉरवर्ड आगे की तरफ देखना चाहिए। और अब उमर भाई मेरा क्वेश्चन हो गया जी, उमर भाई मेरे ख्याल से इस पे तो बात जैसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरह दोनों जी मैं आपको वो क्वेश्चन के समझ गया हूँ। जी मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब उस चीज़ को ना बंद हुए 2 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से अब उस चैप्टर को आप क्लोज करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें मेरा लास्ट ये पूछना चाह रहा था जी, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ ना कि आपने जैसे ओबीसी कमेटी के अंदर भी बात की होगी, आपने बताया, तो कहने का मकसद ये है कि हम क्या दोनों जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट है और हमारी रीजन क्रिकेट है, पीएसएल के अंदर हम ऑलरेडी रीजन्स को लेके चल रहे थे, डोमेस्टिक हमारा T20 कप होता है उसके अंदर हम डिपार्टमेंट को लेके आते हैं, काइजन ट्रॉफी में डिपार्टमेंट को लेके आते हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट आपका बहुत बड़ा बल्क को टेक केयर कर लेता है। लेकिन अब जब से जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलियन विजन के हवाले से, पीएम का भी विजन है कि हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, या न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, एज कंपेरेटिवली अगर हम अपने स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक वेलफेयर स्टेट है। लड़के को शुरू से थ्रू आउट उसको एक पूरा का पूरा एक सिस्टम मिलता है और विदाउट वो एनी टेंशन खेलता है। इधर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपकी स्कूल क्रिकेट बंद हो जाएगी, कॉलेज क्रिकेट नहीं होगी, अब अनफॉर्चुनेटली क्लब क्रिकेट भी नहीं रही, तो हमें जो ऑलरेडी स्लॉट है वो तो सर्व कर जाएगी, बट नया जो लॉट है वो नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से बताइए कि ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर ये फ्यूचर में रिस्टोर नहीं होती तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है क्रिकेट के लिए, कि जब तक हमारे लड़के ये इस तरह प्रिपेयर होके नहीं आएंगे वो कैसे फिर आपको सर्व करेंगे। हमने तजवीज़ दी थी और जिस तरह मैंने कहा कि मैं सेम टाइम में क्रिकेट भी खेल रहा था और क्रिकेट कमेटी में भी था, तो हमने ये बात की थी, ये सजेशन दी हुई थी कि चलो ठीक है, अगर आपने ये सेटअप बना दिए, ये 6 टीम्स का जो प्रोफेशनल टीमें बनी हैं, तो इसके साथ अगर आप एक ग्रेड 2 3 डे मैचेस का एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट भी आप अरेंज कर ले और इसको जो ना एक विंडो दे दे डोमेस्टिक सीज़न में, तो इससे ये है कि एक तो डिपार्टमेंट क्रिकेट चलती रहेगी और प्लस जो प्लेयर्स है उनके जॉब चलते रहेंगे। लेकिन उस पर हमारी जो इकबाल भाई की थी, उन्होंने सजेशन फॉरवर्ड भी की थी हमारी क्रिकेट कमेटी की, और चेयरमैन साहब का उन पे ये आया था कि चलो ठीक है, हम डिपार्टमेंट क्रिकेट आपको एक विंडो देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन वो ये है कि वो पीसीबी के अम्ब्रेला के नीचे वो चीज़ नहीं होगी। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खुद उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे और ख़ुद ही वो मैचेस चलाएंगे, जो कि हमने क्रिकेट कमेटी के मेंबर कैसे थे, हमने कहा कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप एक टूर्नामेंट करा रहे हो तो उसको फिर पीसीबी के अम्ब्रेला के नीचे कराओ, अनलेस तो ऐसे कोई डिपार्टमेंट के कोई जो मैनेजमेंट है वो भी नहीं मान रहे थे। तो एक सजेशन हमने ये भी दी हुई थी कि आप चलो ठीक है ग्रेड 2 क्रिकेट कराए। अभी देखें ना, जैसे क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है, स्कूल और कॉलेज क्रिकेट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और जब क्लब क्रिकेट और आपके पास ये डिपार्टमेंट भी नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है जो अभी ऑलरेडी स्लॉट है ये तो सर्व कर जाएगा आपको। न्यू क्रिकेट जो आने वाली है वो तो आपको बड़ा लंबे टाइम तक नहीं मिलेगी। इसके तो बड़ी ये मेरा ख्याल है कि अलार्मिंग सिचुएशन बनती चली जाएगी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इंटायर डिफरेंट है एज कम्पेरेटिव टू इंग्लैंड बात करें या ऑस्ट्रेलिया बात करें, क्योंकि उनका पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, दोनों वेलफेयर स्टेट हैं। तो इस हवाले से कुछ आपका फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, आप ये भी हमें शेयर करें, और ये बताइए कि आप क्रिकेट से तो आपने रिटायरमेंट ले ली है, अब उमर गुल एज ए अपने आप को कैसे देखते हैं, किन डिफरेंट आप वेन्यूज़ में सोचते हैं कि मैं एज ए कोच आऊँगा या आप एज ए ट्रेनर आएंगे या वट एवर यू फील बेटर, कौन से वेन्यूज़ को आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, एवेन्यूज़ को आप समझते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे? जितनी ज़्यादा एकेडमीज़ आप लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा टीम बना सकते हो अंडर 19 वगैरह के, तो उतनी ज़्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस होंगे, उतनी ज़्यादा प्लेयर्स आपके पास आएंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल क्रिकेट से रिलेटेड ही कोई जॉब करेंगे अगर पीसीबी ने चाहा और उनको लगे कि मैं एज ए कोच, एज ए फास्ट बॉलर कोच, एज ए फास्ट बॉलर मेंटोर आ सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इस फ्यूचर में मैं आऊँगा, क्योंकि क्रिकेट बीइंग अ क्रिकेटर मेरा काम ही यही है। और वैसे भी हमने जब मैं खेल रहा था तो पीसीबी ने हमारी करने के लिए और दूसरों को किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह उनमें अपने जो एक्सपीरियंस के उसको शेयर करना। उसमें उमर भाई वो कोचिंग आपका प्लान है कि फ्यूचर में कोई इसमें एज ए कोच आप कोई उसमें जितने ग्रेड्स होते हैं या लेवल कोर्सेज हैं वो करना चाह रहे हैं, या एकेडमी बनाना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली अपने गाँव के अंदर, क्योंकि जो
इन इलाकों से लड़के आते हैं जो ओबियसली जो शहरों के लड़के हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बट आपके जो जितने भी रूरल एरिया के लड़के हैं उन बेचारों के लिए बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपसे बेहतर शायद कोई भी नहीं समझता। तो उन लोगों के लिए कोई एकेडमी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे होंगे आप कि ताकि वो भी अपने आप को बेहतर एक्सपोजर के लिए लेके आ सके? ये मुझे लड़कों के साथ काम करने का भी शौक़ है, और इन फ्यूचर अगर जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान बोर्ड ने चाहा और मेरे से काम लेना चाहा और मुझे जिस भी लेवल पे भी उनको लगे कि मैं एज अ बॉलिंग कोच आ सकता, तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और सेकेंडली जो आपने एकेडमी की बात की है, तो जब ये 5-6 साल पहले की बात है, मैंने काफ़ी ट्राई की पेशावर में कि एक अच्छे मेयार की एकेडमी बना सकूँ, और इसके लिए मैंने प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ भी बात की थी। और इमरान भाई ने कहा कि आपको बेहतर पता है कि आप डिफरेंट कंट्री में गए और डिफरेंट एकेडमी आपने देखे होंगे, तो ठीक है, हम आपको फ़ंड प्रोवाइड करते हैं और आप इस तरह करें कि एक अच्छे लेवल की, एक ज़बरदस्त किस्म के इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बनाओ। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कहा कि यार हम इस तरह प्राइवेट बंदे को हम फ़ंड रिलीज़ नहीं कर सकते। तो वो एक तो वो जो जितना भी मैंने भाग दौड़ की थी उस एकेडमी के लिए, वो काम ज़ाया हो गया। दूसरा, मैंने प्राइवेटली भी काफ़ी जगहों पे मैंने कोशिश की कि मैं कहीं लीज़ पे ज़मीन ले सकूँ और उस पर एकेडमी बना सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में इतना वो जज्बा है ही नहीं कि स्पोर्ट के लिए कुछ कर सके, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं ख़ुद भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतने एक बड़े एकेडमी के लिए और साथ में ग्राउंड के लिए मैं पहले ज़मीन ले सकूँ, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। तो वो मेरे बस से बाहर थे। लेकिन मैंने कोशिश की कि अगर मुझे कोई लीज़ पे ज़मीन दे या कोई ऐसे बंदा हो कि जो आए और मुझे कोई ऐसी बड़ी जगह दे दे कि यार चलो ठीक है, स्पोर्ट्स की खातिर आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर लो और जब आपकी लीज पूरी जाए तो आप हमारे लिए छोड़ दें। ये पिछले 7-8 सालों में तो आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पे, किसी भी शहर में की टीम में कि प्रोविजनल या पाकिस्तान के जूनियर या सीनियर टीम में अगर आप देखें तो हमारे माशाल्लाह से केपी से काफ़ी लड़के आ रहे हैं, 7-8 लड़के एट अ टाइम तो टीम में होते हैं जी। वो बल्कि जीते हैं और वो T20 कप भी जीते। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो आपके फ्यूचर प्लान्स है सक्सेस मिले। कोई लास्ट मैसेज देना चाहें पूरी नेशन को, क्योंकि पूरी नेशन के लिए आप ऑनर हैं, हमारे लिए प्रेस्टीजियस हैं काफ़ी, और एक ऐसी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी हैं जिसने कौम को सर्व किया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। कोई मैसेज देना चाहें अपनी आवाम को, लोगों को, प्लेयर्स को पर्टिकुलरली जो आपके फ़ैन हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे फैंस की जितनी भी आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, मेरे फैंस है, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आप लोग को मैसेज आ रहे हो, जिस तरह के आप लोगों ने थ्रू आउट मेरे क्रिकेट करियर में, ड्यूरिंग माई क्रिकेट करियर, उसके बाद भी जिस तरह आप लोग की सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह आप लोगों को प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई होप कि इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे। और स्पेशल मैसेज है यंगस्टर के लिए, जो जूनियर लड़के, क्योंकि प्लीज़ आप अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करें, कभी भी शॉर्टकट करना सोचे। जितने ज़्यादा मेहनत आप करोगे, अल्लाह आपको उतनी ज़्यादा उसका सिला मिलेगा आपको। जी नाजरीन, आपने स्टार क्रिकेटर उमर गुल की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू और शो बहुत पसंद आया होगा। इसी हवाले से अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहिए ताकि इसमें हम जितनी इम्प्रूवमेंट हो सके वो लाते रहें, और तमाम ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनको आप देखना और सुनता जाते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक सेम टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।